हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया ही होंगे। प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, उम्मीद कर रही हूँ मैं। बाकी तो आपको ही पता है। तो चलो देखते हैं सीसैट के पैसेज। ये विजन की टेस्ट सीरीज़ के पैसेज हैं। इसको कल मैंने अपलोड किया था टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आपको पहले आप सॉल्व करो, अगर गलत हुए तो क्यों गलत होंगे, थोड़ा वीडियो के माध्यम से देखेंगे ना कि गलत कैसे हुआ। तो ये सब इसीलिए मैं आज इसको डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। और सिंपल फंडा है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई शॉर्टकट भी नहीं है। देखो, शॉर्टकट के तरीके से पॉसिबिलिटीज़ होती है कि हमारे जो आंसर होते हैं वो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पैसेज में एक्यूरेसी मायने रखती है। और देखो, अगर 29 या 28 पैसेज आते हैं तो उसमें से हमारे 20 तो करेक्ट आने ही चाहिए। 20 या 25 तक तो करेक्ट आनी ही चाहिए। इतनी एक्यूरेसी तो हमें लानी पड़ती है। अगर इतनी एक्यूरेसी नहीं होगी तो जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, सॉरी बैकग्राउंड नहीं है, और अगर होगा भी, अगर उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है और प्रैक्टिस करने के बावजूद भी पता नहीं यूपीएससी कैसे पेपर निकाल सकती है। सबको लगता है इस साल पेपर थोड़ा आसान आ जाएगा, बट पता नहीं है, कोई जानता नहीं है। कोई यूपीएससी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई कोचिंग क्लासेस भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए डिपेंड मत रहिए किसी चीज़ पे, ना ही शॉर्टकट पे, ना ही किसी के फंडे पे, ना ही किसी के। अपना हार्ड वर्क करिए, पूरा 100% दीजिए, ताकि आपका सीसैट क्लियर हो। तो चलो देखते हैं पैसेज 1 एंड पैसेज 2, मतलब क्वेश्चन 17 एंड क्वेश्चन 18 देखने वाले हैं। इसमें पूछा गया है करेक्ट इन्फरेंस, एंड जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें कर्क्स बताना है, मतलब क्या रिफ्लेक्ट करता है कर्क्स। कर्क्स मतलब मेन पॉइंट जो होता है वो क्या है इस पैसेज का। तो बहुत आसान है ये दोनों भी, चलो देखते हैं। तो इसमें करेक्ट इन्फरेंस पूछा गया है, यहाँ पे 17 है, इसका पैसेज इधर ये वाले पेज पे है। तो दो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स वॉज इन्वेंटेड ड्यू टू एक्सट्रीम अब्यूसेस ऑफ इंडिविजुअल राइट्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बोला है इसने, होल्ड ऑन में यहाँ पे ऐसे कहते हैं, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बोला है इन्होंने। और सेकेंड है, इन्होंने बोला है कि पोस्ट world order believes that citizens are bearer of human rights merely by virtue of being human। तो ये बोला है इन्होंने। तो देखते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट है, 1 है या 2 है या बोथ है या नाइदर है। तो वो भी हम देखते हैं, पैसेज पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा। तो ये है हमारा पैसेज पूरा। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। मैं एक्चुअली यूपीएससी के जो एक्चुअल पेपर वाले जो पैसेज है उसी को हम करेंगे प्रैक्टिस, बट फिर भी अभी थोड़ा टाइम है ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि टेस्ट सीरीज़ का भी आपको एक बार दिखा दूँ, ताकि प्रैक्टिस होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो तो और क्या हो सकता है उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे बोला है कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम अब्यूसेस ऑफ इंडिविजुअल राइट अंडर द थर्ड रिच, the idea of natural rights was reinvigorated and transformed into the notions of human rights। तो ये बोल रहा है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद एक्सट्रीम अब्यूज़ हुआ था इंडिविजुअल के राइट का। तो ये यहाँ पे आफ्टर की बात कर रहा है। हमने क्वेश्चन में क्या था देखा था, ड्यूरिंग दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे। The founding of the UN and the adoption of the Universal Declaration of Human Rights by United Nations। तो यहाँ पे UN की सेटअप हुई मतलब की थी इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, ये बोल रहा है पैसेज में, बोल रहा है, मैं जीएस का नॉलेज नहीं बता रही हूँ। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी, ह्यूमन राइट्स भी हुए थे। तो ये यहाँ पे हो गया यहाँ पे। और जो पॉइंट to the central role that human rights played in the establishment of a post-war world order। तो ये यहाँ पे हमारा सेकंड मुद्दा हुआ। फिर देखते हैं, this order was premised on the individual primacy over that of the state। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि इंडिविजुअल के राइट को प्रिमेसी दी गई थी।
और ये बोल रहा है नेक्स्ट, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज दैट स्टेट एक्शन मस्ट बी जस्टिफाइड। मतलब परिणामी क्या हुआ कि जो ये प्रिंसिपल जो है वो किस में होने चाहिए, स्टेट के एक्शन में जस्टिफाइड होने चाहिए इन द लाइट ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब ह्यूमन राइट्स के लिए। While citizens do not need to justify or persuade the state that their human rights, which humans have, need to be respected। मतलब जो भी राइट्स दिए जा रहे हैं या अडॉप्ट किए गए या इस्टेब्लिश किए गए हैं यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, तो उनको क्या करना चाहिए, उसको स्टेट को ना जस्टिफाइड करना चाहिए, ऐसे ये बोल रहे हैं। मेन मुद्दा तो इनका यही है, ज़्यादा पैसे समझ में आए ना आए बट हमें मेन मुद्दा समझ में आना ज़रूरी है। तो देखते हैं कि आंसर क्या है इसका। तो यहाँ पे देखो इन्होंने करेक्ट इन्फरेंस की बात की है, तो देखो पहला तो हमारा गलत हो जाता है क्योंकि वो जो पैसेज जो बोल रहा है वो आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा है और ये ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा है ये फर्स्ट, तो ये कट हो जाता है हमारा। बचता बस 2 है जो कि बोल रहा है पोस्ट वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर बिलीव्स दैट सिटीजन आर बियरर ऑफ ह्यूमन राइट्स मेयरली बाय वर्च्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो यही बात पैसेज में बताई है, तो ये हमारा जो है ये करेक्ट बनता है। तो इससे हमारा आंसर क्या होता है, बी आ जाता है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो क्या बिलीव करती थी, सिटीजन्स के ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करती थी। तो इसीलिए ये हमारा जो है ये सेकंड वाला करेक्ट बन जाता है यहाँ पे ऑप्शन। जो पैसेज में कहा है उसके अकॉर्डिंग निकालना होता है। इन्फरेंस का मतलब ही कंक्लूजन होता है कि पैसेज क्या कह रहा है, पैसेज के अकॉर्डिंग ही हमें कंक्लूजन निकालना होता है। आप बताओ मुझे, जीएस का जब आंसर लिखते हैं तो कंक्लूड कैसे करते हैं, जो आपने आंसर में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आप कंक्लूजन करते हैं ना, तो वही देखना है हमें। तो चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं पैसेज। हमें तो देखो लॉजिक डेवलप करना है और लॉजिक हम किससे करेंगे, PYQ से, मतलब जो यूपीएससी के एक्चुअल पैसेज होते हैं उससे लॉजिक डेवलप होगा। ये बस मैं प्रैक्टिस के लिए, फिर भी यहाँ ये भी हमें समझ में आने चाहिए वो भी समझ में आने चाहिए, बस प्रैक्टिस के लिए है तो इसीलिए मैंने उठाया है। और कल से हम यूपीएससी के ही देखेंगे। एक्चुअली उसी से हमारा लॉजिक डेवलप होता है। और फिर भी आपको पता चलना चाहिए जो टेस्ट के भी होते हैं वो भी गलत आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, ये भी हमें देखना ज़रूरी होता है। पता नहीं यूपीएससी हर साल थोड़ी सेम पैसेज पूछती है, अलग अलग पैसेज होते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग खुद को तैयार भी तो करना होता है। तो इसीलिए, और ये टेस्ट के सॉल्व करने का यही मोटिव होता है कि ये करंट अफेयर्स जो चल रहे होते हैं हमारे, उसी के अकॉर्डिंग ये पैसेज देते हैं, तो इससे इसका थोड़ा बेनिफिट हमें हो जाता है क्योंकि वो PYQ के तो पूछे जा चुके होते हैं ना, तो इसीलिए हम ये टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला। ये बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कर्व्स, मतलब मेन मुद्दा या क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है पैसेज का, मेन जो कर्व्स है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है ये बताना है हमें। तो यहाँ पे बोल रहे हैं फर्स्ट में, सोसाइटी एंड द इकोनॉमी हैव ऑलवेज बीन इंटरकनेक्टेड, ऑलवेज भी इंटरकनेक्टेड रही है, ऐसे बोल रहा है ये सोसाइटी एंड इकोनॉमी। तो पैसेज के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा। और सेकंड बी बोल रहा है ये, the post-liberal economy has left an indelible mark on ethnic identity and communal dynamics। तो सी देखेंगे, economic reform are not the solution to the social tension and ethnic fault lines। और डी बोल रहा है growth in post-liberal economy। ये हमें याद रखना ज़रूरी है। post liberal economic reform has transformed society into इंटीग्रेटेड वन, मतलब इन्होंने सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया है इंटीग्रेटेड वन में। तो ये भी देखेंगे हम। यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म जो बोल रहा है वो नॉट सोल्यूशन टू दी सोशल टेंशन एंड एथनिक फॉल्ट लाइन जो आती है उसका इकोनॉमिक रिफॉर्म सोल्यूशन नहीं है बोल रहा है। और पोस्ट लिबरल इकोनॉमी हैज़ लेफ्ट एन इंडिलाइबल मार्क ऑन एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनल डायनामिक्स। तो इसका भी देखेंगे कि क्या ऐसे किया है या नहीं किया है, ये हमें पैसेज के द्वारा ही पता चलेगा। तो देखते हैं सेकंड पैसेज क्या है।
पोस्ट लिबरल इकोनॉमी हैज़ फ्यूल्ड एस्पायरेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो ये तो सच बात है। जैसे ही हमारी हमने भी देखा है कि 1991 के बाद हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है और इससे हमारे एस्पायरेशन कितने बड़े हैं और हमारी अर्बनाइजेशन भी कैसे बढ़ रही है। Also, it has witnessed heightened competition for resources, exhibiting pre-existing ethnic tension। तो इसकी वजह से ये भी देख रहे हैं हम कि रिसोर्सेस के लिए कितनी कंपटीशन चलती है और एथनिक टेंशन्स भी तो हमने अभी देखे मणिपुर में। तो ये बस मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ, जो बाकी तो मैं पैसेज में जो बोल रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। द इम्पैक्ट इज़ पल्पेबल इन द राइज ऑफ कम्युनलिज्म। पल्पेबल का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। इन द राइज ऑफ कम्युनलिज्म वेयर इकोनॉमी डिस्पैरिटीज इंटरसेक्ट विद द एथनिक फॉल्ट लाइन। ये इंटरसेक्ट की बात कर रहे हैं, एथनिक फॉल्ट लाइन की, क्योंकि ये वर्ड्स हमने देखे हैं हमारे ऑप्शन में, जो हमें ऑप्शन दे रखे उसमें। तो लीडिंग टू सोशल फ्रैगमेंटेशन, जो ये जो इम्पैक्ट हो रहा है ना जो हमारा पोस्ट लिबरल इकोनॉमी का, वो किसके ऊपर, इससे कम्युनलिज्म जो है वो क्लियरली राइज हो रहा है। इकोनॉमी डिस्पैरिटीज़ आ रही है, आप भी देख रहे हो कि इतनी इनइक्वालिटीज़ है और विथ एथनिक फॉल्ट लाइंस भी आ रही है, लीडिंग टू सोशल। इसकी वजह से क्या हो रहा है, सोशल फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन एक्नॉलेजिंग the positive aspect of economic growth and addressing the socio-cultural challenges foster the society's use of the economy for uniform and integrated growth। ये बोल रहा है कि इससे इंटीग्रेटेड नहीं हो रही, लेकिन इस जो ये चैलेंजेस है इसको एड्रेस करके हमारी इकोनॉमी का हमें मतलब बेनिफिट होगा, इसकी वजह से हमारी यूनिफॉर्म एंड इंटीग्रेटेड ग्रोथ होगी, ऐसे बोल रहा है। और जो ये लास्ट ऑप्शन है बी हमारा ग्रोथ इन पोस्ट लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म हैज़ ट्रांसफॉर्म सोसाइटी इनटू एन इंटीग्रेटेड वन। नहीं, ये इंटीग्रेटेड वन की बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि इन्होंने तो बोला है कि इसकी वजह से जो भी हमें चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर उनको एड्रेस करते हैं हम, तो हमारी जो सोसाइटी है, जो इकोनॉमिक यूज़ है, उसको हम यूनिफॉर्म एंड इंटीग्रेटेड ग्रोथ के तौर पर हम उसका मतलब फॉस्टर कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं उसको, ऐसे बोल रहे हैं। तो हमारा ये ऑप्शन तो गलत ही हो जाता है यहाँ पे। तो देखते हैं अब फर्स्ट वन, ये बोल रहे हैं कि सोसाइटी एंड द इकोनॉमी हैव ऑलवेज बीन इंटरकनेक्टेड। क्या आपको लगता है पैसेज से, क्या पैसेज में ऐसे बोल रहे हैं कि सोसाइटी और इकोनॉमी ऑलवेज बीन इंटरकनेक्टेड रही है? बिल्कुल नहीं। ये तो बोल रहे हैं कि जो हमारी पोस्ट लिबरल इकोनॉमी है उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके परिणाम क्या हो रहे हैं, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। और इसको एड्रेस करने के बाद हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर सकती है, ऐसे बोल रहे हैं ये। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है हमारा आंसर। बचता है अब बी एंड सी। देखते हैं ये बोल रहे हैं कि सी देखते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर नॉट द सोल्यूशन टू द सोशल टेंशन एंड एथनिक फॉल्ट लाइन। देखो, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म ये एक सोल्यूशन है ऐसा तो बता ही नहीं रहे पैसेज में कि हाँ ये सोल्यूशन है या नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं। ये तो बोल रहे हैं कि इकोनॉमी जो हमारा रिफॉर्म हुआ है, मतलब हमने लिबरल की है हमारी इकोनॉमी, उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, इसकी वजह से हमारे सोसाइटी के ऊपर क्या असर हो रहा है, ये बता रहे हैं। और उसके लिए हमें क्या कैसे एड्रेस करना चाहिए चैलेंजेस, जिसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ है वो बढ़े, मतलब फॉस्टर हो, ऐसा कह रहे हैं ये। तो ये भी हमारा यहाँ पे आंसर नहीं बनता है सी, तो हमारा आंसर बी बनता है। द पोस्ट लिबरल इकोनॉमी हैज़ लेफ्ट एन इंडिलाइबल मार्क ऑन एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनल डायनामिक्स। तो ये सच बात है कि इसकी वजह से ही, मतलब जो हमारी पोस्ट लिबरल इकोनॉमी है उसकी वजह से ही ये एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनल डायनामिक्स जो है इसके ऊपर मार्क छोड़ रखा है हमारे पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ने।
तो ये हमारा बी आंसर यहाँ पे बन जाता है। होप कि आपको ये आंसर समझ में आए, और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आपको लगता है कंफ्यूज हो रहा है और कैसे सॉल्व करे पता नहीं है, छोड़ने के बजाय ना आप ये काम कर सकते हो, बैलेंस आंसर कौन सा है, कौन से ऐसे ऑप्शन में बैलेंस तरीके से बता रहे हैं, मतलब बैलेंस एकदम बैलेंस बता रहे हैं, जो कि हमारा पैराग्राफ भी है और उसके अकॉर्डिंग वो बैलेंस ऑप्शन भी दे रखा है। ऐसा ढूंढना होता है हमें बैलेंस ऑप्शन, और उसी को हमें करेक्ट करना है, मतलब टिक करना होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पे इम्प्लाइड बोला जाता है, कर्क्स निकालने के लिए बोला जाता है, उस टाइम पे आपको ना बैलेंस आंसर देखने की ज़रूरत होती है। और जहाँ पे भी आपको जैसे अजम्पशन के भी क्वेश्चन हो, वहाँ पे भी अगर आपको कन्फ्यूजन होती है ना, तो मोस्ट ऑफ द आंसर जो होते हैं, जो बैलेंस लिखे, मतलब पैसेज के अकॉर्डिंग जो बैलेंस वे में लिखे होते हैं ना, वही करेक्ट ऑप्शन होते हैं। ये आपको ना प्रैक्टिस के साथ आपका लॉजिक डेवलप होगा और आपको पता चलेगा कि कौन सा आंसर हमारा बैलेंस है और कौन सा नहीं है। तो होप कि आपको ये पसंद आए वीडियो, और प्रैक्टिस करते रहिए। बस मेरी मतलब पूरी इच्छा यही है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए और आपका सीसैट बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। आप सीसैट को क्लियर करें, यही मेरी एक मनोकामना है। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही।